तो हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 77 लेकर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि डॉक्टर्स ने कनिष्का को डिस्चार्ज कर दिया था और अब वो यदुवंशी पैलेस में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। तो ये था बहुत ही शॉर्ट में हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल अप डाउन कर करके घर के सभी लोग काफ़ी थक चुके थे और अब उन्हें पूरी तरह से रेस्ट करने की ज़रूरत थी। इसीलिए घर के बड़े बुज़ुर्ग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, पर बच्चे अभी भी अपनी जगह पर ही बैठे हुए थे। हालांकि इस बीच देविका मॉम ने उन्हें आवाज़ लगाई और सबको शावर लेकर नीचे आने के लिए बोला, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने उनकी बात सुनी ही नहीं। सभी लोग सोफे पर ऐसे लेटे हुए थे जैसे कि हॉस्पिटल से कनिष्का ही नहीं बल्कि पूरे चार पेशेंट आए हों। उन्हें लग रहा था कि जैसे अब उनकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची। विधि रिया के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होकर के बैठी थी। कनिष्का निया के कंधे से टेक लेकर के लेटी हुई थी। इन चारों को देख देख करके शिया और वंश की भी एनर्जी डाउन होने लगी। वंश तो अपने गालों पर हाथ रखकर किसी खरगोश के बच्चे की तरह उन्हें पलके झपकाकर देखा। उन सबको देखकर ये साफ पता चल रहा था कि पिछले कई दिनों से उन लोगों ने ठीक से आराम नहीं किया है और जब वो फाइनली घर आ चुके थे तो अब उन्हें स्ट्रांग बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। देविका मॉम ने देखा कि जब किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो खुद चलकर लिविंग एरिया में आ गई और उन्होंने अपनी नज़रें सब पे घुमाई। कुछ देर तक तो वो चुपचाप उन्हें एब्जॉर्ब करती रहीं। जब किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया तो फाइनली उन्होंने सबको होश में लाते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो उठो और जल्दी से शावर लेकर के नीचे आ जाओ। तुम सब के लिए मैंने बहुत सारे टेस्टी टेस्टी खाने बनाए हैं, तो चलो जल्दी से उठो और शावर लेकर के डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। उन सभी लोगों में सिर्फ देविका मॉमी ऐसी थी जिनके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी नज़र आ रही थी। फाइनली उनकी बातों का थोड़ा असर हुआ और वो लोग अपनी जगह पर सीधे बैठ गए। पर इससे पहले कि वो वहाँ से जाते तभी उन्हें फील हुआ कि कोई इंसान उनके पीछे खड़ा है। जैसे सभी लोगों ने एक साथ उस इंसान की तरफ देखा। जब उनकी नज़रें उस वेस्टर्न कपड़े पहनी लड़की पर पड़ी तो वो लोग उसे देखते ही रह गए। वो लीज़ा थी। उसने ऊपर से नीचे तक फिटिंग के कपड़े पहन रखे थे जो उसकी बॉडी से पूरी तरह से चिपके हुए थे। खुले भूरे बालों में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें हल्की नीली और रंग बिल्कुल गोरा था, इसमें कोई शक नहीं था। लीजा हमेशा की तरह आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि सबकी नज़र लीजा पर थी, पर उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ निया और कनिष्का पर थी। उसे देखकर ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल था कि वो किसी बात से खुश है या नाराज़, क्योंकि उसकी एक ख़ास काबिलियत थी। वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छुपाने में माहिर थी। विधि और रिया लीजा से एक बार मिल चुके थे क्योंकि लीजा हॉस्पिटल में भी कनिष्का से मिलने आई थी, पर इत्तेफाक से निया उस दिन बाहर थी और उसकी मुलाकात एक बार भी उससे नहीं हुई। यही वजह थी कि शायद जब लीजा ने निया को कनिष्का के साथ देखा तो उसे थोड़ा सा शॉक्ड लगा, क्योंकि उसे याद है कि जब से वो कनिष्का के साथ वर्क कर रही है तब से आज तक कनिष्का ने किसी को भी अपने पास आने नहीं दिया। तो वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये लड़की कौन है
जो उसके बॉस के इतने करीब बैठी है। निया की भी नज़र लीज़ा की नज़रों का पीछा कर रही थी। उसे पता था कि लीज़ा उसे ही देख रही है, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो उसे किस इंटेंशन से देख रही है। हालांकि अभी सभी लोग शांत थे, तब तक देविका मॉम ने लीज़ा को बैठने का ऑफ़र किया। फाइनली उनकी आवाज़ ने सबका ध्यान तोड़ा और लीज़ा बड़े ही आराम से कनिष्का के पास आकर बैठ गई। जब कनिष्का ने देखा कि लीज़ा उसके बिल्कुल पास है तो उससे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो अपनी जगह पर सीधी बैठ गई। उसने काफ़ी सीरियस लगते हुए कहा, लीज़ा तुम यहाँ? कनिष्का उसे यहाँ देखकर काफ़ी सरप्राइज़ हुई। उसे याद था कि कुछ समय पहले ही उसने लीज़ा को यूरोप जाने के लिए कहा था, क्योंकि उस पर द हेवन फैशन ब्रांड की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ थीं। कनिष्का के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता था। हालांकि लीजा को 7 अलग-अलग भाषाएं आती थीं, जिनमें से हिंदी एक थी, पर फिर भी उसकी हिंदी में उसकी फॉरेन लैंग्वेज की झलक थी। वो पूरी तरह से हिंदी नहीं बोल पाती थी, पर फिर भी कनिष्का को इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करती रही। उसने बड़े ही प्यार से कनिष्का को देखते हुए कहा, यस बॉस, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो जैसे ही पता चला कि इंडिया में ये सब हुआ है तो मैं अगले ही दिन खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन लीज़ा तुम्हारा यूरोप में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिनों तक रुकना चाहिए। कनिष्का ने काफ़ी सख्त लहजे में कहा। हालांकि लीजा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कनिष्का उसे जाने के लिए ऐसे इनडायरेक्टली और इतनी जल्दी बोल देगी। हालांकि कनिष्का ने लीजा को साफ साफ यहाँ से जाने के लिए सबके सामने ही बोल दिया, पर लीजा अभी भी अपने चेहरे पर स्माइल मेंटेन करके सिचुएशंस को संभालने की कोशिश कर रही थी। लीजा ने कनिष्का को तसल्ली देते हुए कहा, बॉस, माना कि आप काम को लेकर के काफ़ी सख्त हैं, पर आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरी सेक्रेटरी सब कुछ मैनेज कर लेंगे। आपको अभी सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉल मी। कनिष्का ने लीज़ा की बातों पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करा, पर उसके बगल में बैठी निया उसकी आखिरी लाइन सुनकर थोड़ा सा गुस्से में दिख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब वो उसके पास है तो भला किसी और की ज़रूरत कनिष्का को कैसे हो सकती है। निया अभी ये सब सोच ही रही थी कि तब तक लीज़ा ने कनिष्का की तरफ देखते हुए कहा, अब बॉस, आपने इनसे मिलवाया नहीं? हालांकि वहाँ 4 लोग बैठे थे, पर कनिष्का समझ गई कि लीज़ा निया की बात कर रही है। निया ने भी जब लीज़ा के मुंह से अपने बारे में सुना तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड लगने लगी। उसे इस बात का काफ़ी इंतज़ार था कि कनिष्का उसे लीज़ा से कैसे इंट्रो कराती है, पर कनिष्का के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसने हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशंस के सीधा लीजा से बोल दिया, इनसे मिलो, ये हैं निया, कनिष्का, यदुवंशी। निया, ये लीजा है, मेरी मैनेजर। निया इसे ज़्यादा बड़ा रही थी, वो उतनी तरीके से उन दोनों का इंट्रो कर। हालांकि कनिष्का ने निया को मिस निया कनिष्का यदुवंशी कहकर इंट्रोड्यूस किया, पर उसने लीजा के चेहरे की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जैसे ही लीजा ने निया के बारे में जाना तो उसके चेहरे का रंग थोड़ी देर के लिए उड़ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है।
हालांकि उसने अपने बदलते एक्सप्रेशंस को बड़ी ही जल्दी और समझदारी से छुपा लिया और उसने स्माइल करते हुए निया की तरफ देखा। निया ने भी कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। उसे लीजा से बड़ी ही अजीब सी वाइब्स आ रही थी। हालांकि उन दोनों की कन्वर्सेशन अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वो उसे देखकर कुछ खास पसंद नहीं कर पा रही थी। उनकी बातें अभी चल ही रही थी कि तब तक देविका मॉम ने उन सबको वहीं रोक दिया और फटाफट शावर लेने के लिए जाने की ज़िद करने लगी। उनकी बातें काफ़ी हो चुकी थीं। रिया विधि अपने रूम में चली गई। कनिष्का निया को लेकर अपने रूम में जाने लगी। देविका मॉम किचन में चली गई और सिया वंश अपने अपने कामों में बिजी हो गए। उस पूरे लिविंग एरिया में कोई बचा था तो बस जैसे ही सभी लोग गए तरह से बदल गया। अब उसे देखकर था कि उसे निया और कनिष्का की रिलेशनशिप से कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई है। निया कनिष्का को सपोर्ट देते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले आई। हालांकि उसको इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी निया ने कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। जैसे ही कनिष्का ने दरवाजे के अंदर अपना कदम रखा तो निया उसे छोड़कर दूर हट गई और वो उसके सामने आकर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। कनिष्का ने जब निया की ये हरकत देखी तो उसने अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ ली और वो उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो निया की हरकत को समझने की कोशिश कर रही है। जब कुछ देर तक निया ने एक शब्द भी नहीं कहा तो कनिष्का ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? निया ने अपने तीखे से अंदाज में कहा, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हें ऐसे देखूं तो? इस पर कनिष्का ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यूँ रास्ते में मुझे यूँ घूरने का क्या मतलब है? इस पर निया ने कहा, समझने की कोशिश कर रही हूँ। निया ने अपने गाल पे अपनी उंगली टिकाते हुए कहा। कनिष्का ने कहा, क्या, तुम क्या समझने की कोशिश कर रही हो? यही कि इस छोटी सी शक्ल पे और कितने लोग मरने मिटने वाले हैं। निया की बातें सुनकर कनिष्का थोड़ा सा कंफ्यूज लगते हुए उसे देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि निया आखिर किस बारे में बात कर रही है, तो उसे लगते हुए कहा, क्या तुम कहना क्या चाहती हो? इतनी भी अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने कुछ नोटिस ही नहीं किया हो। निया की ये बातें सुनकर अब कनिष्का थोड़ा और कंफ्यूज हो गई और उसने अपने मन ही मन में बुदबुदाते हुए कहा, क्या, मुझे ऐसा क्या नोटिस करना चाहिए था? उसने फिर से निया की तरफ देखते हुए कहा, निया, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। आखिर बात क्या है? कनिष्का का इतना नॉर्मल रिएक्शन देखकर निया समझ गई कि कनिष्का ने सच में वो चीज़ें नोटिस नहीं करी जो वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने नोटिस करी। तो उसने अब सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुमने सच में नोटिस नहीं किया? नहीं, मुझे क्या नोटिस करना चाहिए था? कनिष्का ने फिर से पूछा। लीजा। व्हाट? लीजा? हाँ, लीजा। तुमने देखा नहीं, लीजा हमारे रिलेशनशिप से कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। निया की ये बातें सुनकर कनिष्का सोच में पड़ गई। उसे अभी अभी कुछ देर हुई वो सारी चीज़ें याद आने लगी। उसने जब उन सभी चीज़ों को अपने मन में सोचा तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा और शायद इसकी वजह ये थी कि उसने एक बार भी लीजा के फेस एक्सप्रेशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वो कनिष्का को समझाते हुए कहने लगी, बेवकूफ़,
तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीजा मेरी सबसे काबिल एम्प्लॉय में से एक है। भला उसे हमारी रिलेशनशिप से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कनिष्का की बातें सुनकर निया कुछ और कहना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ बोलती, कनिष्का ने उसके माथे पर टिप करते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो और चलो मेरे कपड़े रेडी कर दो, मुझे शावर लेना है। निया ने भी सभी बातों को इग्नोर कर दिया और वो कनिष्का के पीछे पीछे जाने लगी। उसने बिना किसी देरी के कनिष्का के लिए जल्दी से पानी का टब भरा और उसने इस बात का ख़ास ध्यान रखा कि वाटर न ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा, क्योंकि उसे पता था कि कनिष्का इस समय सेंसिटिव हालत में है। वो बाहर आई और उसने कनिष्का के नॉर्मल से नाइट वियर सूट निकाल कर उसके सामने रख दिए। पर जैसे ही कनिष्का उन कपड़ों को लेने वाली थी, निया को कुछ ध्यान आया और उसने उन कपड़ों को वापस ले लिया। उसने जल्दी से उन कपड़ों को ड्रॉअर में रख दिया और वहाँ से बिल्कुल लूज़ कपड़े निकाल कर ले आई और कनिष्का के सामने उसे बढ़ाते हुए कहा, ये ठीक है तुम्हारे लिए। कनिष्का ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के निया के हाथ से वो कपड़े ले लिए और बाथरूम की तरफ जाने लगी। पर कुछ देर के बाद उसने नोटिस करा कि निया भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो बाथरूम के गेट पे रुक गई और उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? इस पर निया ने कहा, हेल्प करने के लिए। कैसी है? शावर लेने में। व्हाट? इस पर कनिष्का ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही शावर ले लेंगे। निया ने जब देखा कि कनिष्का उसे अपने साथ अंदर ले जाने के लिए रेडी नहीं है, तो वो अब जिद करने लगी। उसे पता था कि कनिष्का अकेले शावर नहीं ले पाएगी। उसके चोट अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी और इसीलिए एक बार फिर से कनिष्का के सामने जिद किया। कुछ देर तक यूं ही उनकी बहस और फाइनली निया ने ये छोटी सी जंग जीत ली। कनिष्का को उसे अपने साथ लेकर आना ही पड़ा। बहसबाजी और तकरार के बीच वो दोनों अंदर आ गए। निया ने जैसे ही बाथरूम का डोर अंदर से लॉक किया, कनिष्का की हार्ट बीट तेज़ होने लगी। उसे पहले कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी थी और यही वजह थी कि जब आज ऐसा कुछ हुआ तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। उसने अपनी शक्ल बनाते हुए निया की तरफ देखा। निया ने जब उसके चेहरे पर विचारों वाला लुक देखा तो वो थोड़ा सख्त हो गई और उसने कहा, नो प्लीज़, नो वे कनिष्का, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ वही तो मैंने कहा, हम तुम जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी शावर लेने में। कनिष्का ने निया को कन्विंस करते हुए कहा। इस पर निया ने कहा, बिल्कुल नहीं कनिष्का, मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। अगर तुम्हारी चोट गीली हो गई तो? निया की बातें लॉजिकल थी, इसलिए कनिष्का ने अब फाइनली हार मान लिया और वो चुपचाप खड़ी हो गई। हालांकि उसे शावर लेना था, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ भूल चुकी हो। जब निया ने देखा कि कनिष्का बिना कुछ करे अपनी जगह पर खड़ी है, तो वो खुद उसके सामने आ गई और उसने उसे हल्का सा अपनी तरफ पुश किया और उसकी शर्ट की बटन ओपन करने लगी। निया बिल्कुल सीरियस थी। उसने कनिष्का के पहली शर्ट की बटन ओपन करी, फिर दूसरी, पर जैसे ही वो तीसरी की तरफ बढ़ी तो उसका दिल धक धक करने लगा। वो रुक गई और उसके हाथ हिलने लगे। कनिष्का अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी।
निया की नज़रें अभी भी कनिष्का की नेक पर ही थीं और वो अपने काम करते करते हिचकिचाने लगी। कनिष्का को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो और निया की हालत भी कुछ खास नॉर्मल नहीं थी। उसकी भी नज़रें कनिष्का के सूखते हुए गले को देख रही थी और उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ जब कनिष्का ने अपने ऊपर कुछ देर तक कोई भी हलचल महसूस नहीं करी तो उसने फाइनली अपनी नज़रें निया के चेहरे की तरफ घुमाया। निया का चेहरा काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और वो अपनी नज़रें झुकाए एकटक कनिष्का की तरफ देखे जा रही थी। हालांकि उसका ध्यान कनिष्का के फेस पर नहीं बल्कि उसकी नेक पर था। कनिष्का ये देखकर धीरे धीरे निया की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसने अपना राइट हैंड उठाया और निया के गालों पर लगाते हुए बड़े प्यार से अपने अंगूठे के सहारे से उसे सहलाने लगी। जैसे ही निया ने कनिष्का के टच को फील किया तो उसकी आंखें बंद हो गईं। अब कनिष्का ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई और वो निया के करीब आने लगी। उन दोनों की हार्ट बीट बढ़ गई और उनकी सांसें गर्म होने लगीं। कनिष्का धीरे धीरे अपने होठों के पास निया की गर्म सांसें फील कर पा रही थी और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने निया के सॉफ्ट होठों को धीरे धीरे किस करना शुरू किया और जैसे वो उसे किस करती गई वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गईं। कनिष्का की प्लेटिनम पैलेस 9 o'clock मुंबई। एक आदमी स्टडी टेबल पे बैठा हुआ था और उसकी नज़रें सामने के लैपटॉप स्क्रीन पर थी। वो बड़े गौर से कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे का तेज और उसकी शाही पोशाक ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता होगा। उसके चेहरे पर काफ़ी सीरियस भाव थे और उसकी नज़रें एकटक लैपटॉप स्क्रीन की खुले स्टॉक मार्केट पेज पर अटकी हुई थी। कभी वो अपने लैपटॉप पे देख रहा था तो कभी कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर। उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो अपने शेयर्स के प्राइजेस हाई होने का वेट कर रहा था। ये सब चल ही रहा था कि अचानक उसके पॉकेट में रखा फ़ोन बजने लगा और उसने उस फ़ोन स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम की तरफ देखा। फ़ोन करने वाला इंसान और कोई नहीं, मिस्टर विक्रम ओबरॉय का पर्सनल असिस्टेंट रॉनी था। जैसे उन्होंने उसका नंबर देखा तो उन्होंने जल्दी से फ़ोन पिक करते हुए अपने कानों पर लगाया। उधर से उस इंसान ने कुछ कहा और मिस्टर विक्रम ओबरॉय अपनी जगह से खड़े हो गए। अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। वो पहले की तरह अब शांत बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखों में अब गुस्सा छा गया और उन्होंने फ़ोन के दूसरी तरफ बोल रहे इंसान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बहुत ही कम सेकंड में उनकी फ़ोन कॉल्स ख़त्म हो गई और उन्होंने उस सेल फ़ोन को टेबल पे रख दिया। उनके चेहरे पर दिख रही परेशानी ये साफ बता रही थी कि ज़रूर उनके साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वो अभी भी शांत खड़े थे। हालांकि बाहर से उनके चेहरे पर काफ़ी शांति दिख रही थी पर अंदर से उनके मन में एक तूफ़ान चल रहा था। उनका गुस्सा धीरे धीरे उनके ऊपर हावी होने लगा और उन्होंने गुस्से में अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा। वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गए और सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने को आवाज़ लगाया। अभी वो लिविंग एरिया तक ही पहुँचे थे कि अचानक उनका दूसरा फ़ोन बजने लगा और उस पर एक एक करके कई सारे मैसेजेस आने लगे। वो अपनी जगह पर रुक गए
और उन्होंने अपने हाथ में पड़े उस दूसरे फ़ोन को चेक किया। जब एक एक करके उन्होंने सभी मेल्स को चेक करना शुरू किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो देखकर ये दंग रह गए। कुछ लोग अचानक उनके बार में घुस आए और उन्होंने वहाँ के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया और देखते ही देखते करीब 10 से 15 मिनट में उन्होंने पूरे बार को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये उनके फ़ोन की सबसे पहली ईमेल थी। मिस्टर ओबरॉय अभी कुछ खास परेशान नहीं लग रहे थे। उन्होंने उस वीडियो को साइड किया और दूसरी ईमेल ओपन करी। जब उन्होंने दूसरी ईमेल ओपन करी तो उसमें भी सेम वीडियोस था। उनके दूसरे बार पे सेम तरह से अटैक हुआ और वहाँ भी करीब 10 से 12 लोगों ने पूरे बार को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक एक करके मिस्टर ओबरॉय हर एक ईमेल्स को चेक करने लगे और सभी ईमेल्स में इसी टाइप्स की वीडियोस अटैच थी। कुछ वीडियोस तो उनके रेस्टोरेंट की भी थी जिसे सेम तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था कि दोबारा इसे यूज़ में लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अब मिस्टर ओबरॉय की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उनका गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो चला था। कर दो। थैंक यू सो मच। किस लिए? हाँ, मेरे 2.23 के सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। 2000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं और आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसको तो देखकर मुझे यही लग रहा है कि अगर मैं रेगुलर वीडियो डालूं तो जल्दी ही आप लोग 5 के भी सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे। तो गाइस मेरी कोशिश यही रहती है कि डेली वीडियो अपलोड हो, पर बीच में कभी कभी घर जाना हो गया या कहीं बाहर जाना हो गया तो इसकी वजह से समय नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाते। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बीच बीच में गैपिंग हो जा रही है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जब हमारी नेक्स्ट स्टोरी आए तो उसमें पर डे एक वीडियो अपलोड हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। तो चलिए अपनी दूसरी खुशी की तरफ आते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने बाइक परचेज़ कर ली है और जल्दी ही आपको एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, या फिर इंस्टा स्टोरी या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो मैंने अपने दोनों खुशी जाहिर कर दी और तो आज का एपिसोड बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज़ बैकग्राउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो इसमें शांति से वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि आज रात को लेट नाइट मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं ताकि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा हो और थोड़ी क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड हो सके। तो गाइस इसी के साथ मैं आपके फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।